हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है मेरा बचपन। इस बुक के हम ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 7। इसके कठिन शब्दार्थ करेंगे जो हम चैप्टर के साथ साथ करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है मेरा बचपन। इसमें जो लेखक है वो अपने बचपन के बारे में बातें बताते हैं, किस तरीके से वो अपने बचपन में किस तरीके के खेल खेला करते थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ वो कौन कौन सी मस्तियां करा करते थे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। देखो, हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती। जैसे हम अगर थोड़े बड़े हो जाएं, जैसे अगर आप अभी 5th क्लास में हैं तो आपको कुछ बातें 3rd क्लास की या 4th क्लास की याद रही होंगी, है ना। या आपके घर पे आपकी मम्मी बताते होंगे कि जब आप छोटे थे तो ऐसे करते होंगे, तो वो बातें भूली नहीं जाती। तो वो वही लेखक अपने बारे में बता रहे कि हमारा जो घर था वो टूटा था, कच्चा घर था। कच्चा घर यानी कि पहले जो सीमेंट से घर नहीं बनते थे, दीवारें लगाकर उस पे जो गोबर होता था ना उसको गीला करके वो लगाया जाता था, ठीक है। ये घास फूस की छतें होती थी। प्याल का बिछौना, प्याल क्या होता है? जो धान होता है जो सूख जाती है, धान की छोटी छोटी बालियां जो सूख जाती हैं तिन के रूप में, तो उसका कह रहे हैं उसका बिछौना। बिछौना यानी बिछाने वाला। नंगे बदन, क्योंकि जब गर्मियां होती थी तो इतने एसी कूलर नहीं होते थे, तो बच्चे क्या होते थे, नंगे घूमते रहते थे। नंगे पांव खेतों में घूमना, ज्यादातर बच्चे नंगे पांव घूमते थे, दिख रहे ना, पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। आम के पेड़ों पर चढ़ना, तो सबसे ज्यादा मजेदार था कि बच्चे आम के पेड़ों पर चढ़ते थे, कच्चे आम तोड़ते थे। तो सारी बातें लेखक के सामने आ रही हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तो लेखक बता रहे हैं कि मैं अपने चचेरे भाई यानी कि मेरे चाचा का जो लड़का था, तो उसका भाई लगेगा तो क्या है, चचेरे भाई, तो उनका नाम क्या था, हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब थे, वो उन्हें पढ़ाते थे। मेरी उम्र 8 साल थी, हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। तो इसमें लेखक कह रहा है मैं 8 साल का था और जो हलधर थे यानी मेरे जो चचेरे भाई थे वो मुझसे 2 साल जेठे यानी कि बड़े थे। 2 साल बड़े थे यानी कितने साल के हो गए वो? अगर लेखक की उम्र 8 साल है तो वो कितने साल होंगे? तो वो होंगे 10 साल के, ठीक है। हम दोनों प्रातः काल मटर और जौ का चबेना लेते थे। चबेना होता है चबाने वाली चीज, जैसे जो भुने हुए चने होते हैं आप उन्हें खाते हैं तो थोड़ी देर तक उन्हें चबाना पड़ता है, ऐसे ही वो मटर और जौ को चबेना लेते थे यानी उसे चबाते हुए जाते थे। रामलीला में भी बहुत आनंद आता था। मेरे घर से थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। तो रामलीला तब होती थी ना, वहां पे एक बड़ा सा मैदान था। तो लेखक कह रहे हैं कि वो मेरे घर से थोड़ी दूर पे था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। लीला पात्रों यानी कि रामलीला में जो राम बनते थे और जो सीता बनती होंगी, तो वो जो तैयार होते थे ना अपने पात्र के रूप में, तो वो जहाँ पे वो तैयार होते थे वो घर उसके लेखक के घर के बिल्कुल पास में ही था। 2 बजे दिनों से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी। 2 बजे से, तो दोपहर, रामलीला तो रात को होती थी, तो जो पात्र थे उसमें वो 2 बजे से ही तैयार होना शुरू हो जाते थे। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता था। तो लेखक को बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी मिलती थी उन्हें देखते हुए, कैसे वो तैयार हो रहे हैं, किस तरीके के मुकुट पहन रहे हैं, नकली मूछें लगा रहे हैं, नकली बाल लगा रहे हैं। तो ये सब देखने में लेखक को बहुत मजा आता था। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज मैं अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। तो लेखक कह रहे हैं जब मैं छोटा था ना और वो लोग तैयार होते थे तो वो मुझसे कुछ काम के लिए बोल देते थे, जाओ ये ले आओ वो ले आओ, तो मैं बड़ी खुशी से बहुत भाग के जाता था उनके काम करने। इतनी खुशी होती थी, उतनी खुशी तो मुझे आज भी नहीं होती जो मैं अपनी पेंशन लेने जाता हूँ। पेंशन क्या होती है? एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 60 साल तक आपने कहीं पे जॉब की, ठीक है। अब जब आप रिटायरमेंट हो गई आपकी, आप बुढ़े हो गए, अब आप काम नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको कुछ पैसे, जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता, कुछ पैसे आपको घर दिए जाते हैं, वो पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब लेखक कह रहे हैं जो पहले जो गुल्ली डंडा खेला जाता था ना वो सब खेलों का राजा होता था। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ
तो जी लोटपोट हो जाता है। तो इसमें लेखक कह रहे कि पहले मैं भी खेला करता था गुल्ली डंडा, आज जब मैं इन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ ना, तो मेरा भी जी लोटपोट यानी कि मेरा भी दिल करता है खेलने का, कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कॉट की, ना थापी की, मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। तो कह रहे हैं इसमें कि इसमें तो किसी लॉन की जरूरत नहीं है। लॉन यानी कि जैसे हम टेनिस वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना, तो हमें आसपास इस तरीके की जगह चाहिए होती है ताकि वो चीज बाहर ना जाए, लॉन सा। या पॉट भी जगह होती है जहाँ पे टेनिस वगैरह खेला जाता है। तो कह रहे हैं वहां पे तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, ना किसी थापी की जरूरत। थापी क्या होती है? कपड़े को, जब पहले कपड़े धोए जाते थे ना, अब तो मशीनों में धुल जाते हैं कपड़े, लेकिन जब हाथ से कपड़े धोए जाते थे तो एक लकड़ी की इस तरीके से थापी होती थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, उससे कपड़े को मार के धोया जाता था। तो इससे लोग क्या बना लेते थे, बच्चे इसका बैट बना के भी बैट बॉल खेलते थे। तो वही कह रहे हैं इसमें कि गुल्ली डंडा में तो थापे की भी जरूरत नहीं होती, बस किसी एक पेड़ की टहनी काट ली, उससे छोटी सी गुल्ली बना ली, ठीक है, और दो आदमी आ गए यानी दो बच्चे भी आ गए तो खेल शुरू हो जाता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान बड़े महंगे होते हैं। तो लेखक कह रहे विलायती यानी कि विदेशी खेल जो दूसरे देशों में जैसे खेलते हैं, तो वो जो खेल होते हैं उनके जो सामान होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। अरुचि यानी कि इच्छा हट गई है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी थे, अंग्रेजी लोग जो खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, हम उनके पीछे इतने दीवाने हो गए वही खेल खेलने के लिए कि जो हमारे अपने खेल है उनसे तो हमें अरुचि हो गई, उनमें तो हमें मजा ही नहीं आता खेलने में। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। तो अब इसमें बता रहे लेखक कि हमारे टाइम में जब स्कूल में बच्चे हम खेलते थे ना, तो खेलने की फीस हमसे ली जाती थी 3-4 रुपए सालाना। सालाना यानी कि 1 साल की फीस ली जाती थी 3-4 रुपए। तो बहुत पुरानी बात है ये। तो बता रहे हैं किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। तो इसमें कह रहे कि किसी को भी ये नहीं सोचता था अब विदेशी खेल खिलाओगे तो इसमें तो सामान महंगे आएंगे, इसलिए फीस भी नहीं जाती थी। लेकिन अगर आप अपने भारतीय खेल खिलाते जो हमारे देश के खेल है, तो उसमें तो ना कोई सामान लिया जाता, ना ज्यादा पैसे लगते, फ्री में ही बच्चे खेल लेते, और ना कोई दाम लगता यानी कुछ पैसे भी लगते, और कौड़ी के खेले जाते। कौड़ी यानी कि एक तरीके से अभी आपको आगे पिक्चर में दिखाया जाएगा कौड़ी किसे कहते हैं। तो पहले ना पैसे की जगह कौड़ी का भी यूज किया जाता था, कुछ चीजें खरीदने के लिए कौड़ी दी जाती थी। अभी हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कौड़ी क्या होती है। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? तो लेखक कह रहे हैं ठीक है, जो ये गुल्ली डंडा है ना, देखो यहाँ पे, तो ये डंडा जो हाथ में रहता है, उछाल के इस गुल्ली को मार के फेंका जाता है। तो कह रहे हैं कि इससे किसी की आंख फूटने का तो डर रहता ही है ना। लेकिन आप क्रिकेट को भी तो नहीं भुला सकते, उसमें भी तो बॉल होती है, बॉल से किसी के सर में भी लग सकती है, कभी हाथ से बैट भी छूट सकता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पहले खेलते थे तो गुल्ली उनके माथे में लग गई होगी, जो लेखक है, तो उनके माथे पे एक दाग बन गया, एक निशान सा बन गया है। तो कह रहे हैं आज बेशक से आज वो दाग या निशान हमारे माथे पे है, लेकिन हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे, यानी कि वो खेलते होंगे क्रिकेट और चोट इतनी ज्यादा लग गई कि पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, जो आज तक ठीक से नहीं चल पा रहे, बैसाखी से चल रहे हैं, किसी डंडे वगैरह को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, यह तो अपनी अपनी रुचि है, मतलब अपना अपना मजा है, अपना अपना इंटरेस्ट है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। तो लेखक कह रहे हैं कि अपना अपना भी पसंद है, सबको अपने अपने खेल अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो सिर्फ गुल्ली ही अच्छी लगती है। प्रातः काल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़ के टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना। प्रातः काल यानी कि सुबह, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही घर से निकल जाना, किसी पेड़ पर चढ़ के उसकी टहनी तोड़ लेना, टहनी से फटाफट से गुल्ली बना लेना, एक डंडा बना लेना और खेलना शुरू कर देना। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। तो लेखक कह रहे हैं कि इसमें वह उत्साह था, इतना मजा आता था खेलने में, सब लोग लग जाते थे गुल्ली डंडा बनाने में, खिलाड़ियों की जमघट होते, जमघट यानी कि पूरा ग्रुप लग जाता था, इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे खेलने के लिए।
वह लड़ाई झगड़े, जब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो हम खेलते समय कुछ कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। वह सरल स्वभाव यानी कि लड़ाई झगड़े हुए थोड़ी देर में क्या होता है फिर से दोस्त बन जाते हैं। और अमीर गरीब का कोई बिल्कुल भेदभाव नहीं था, यानी कि गुल्ली डंडा इतना सस्ता खेल था, कोई भी गुल्ली डंडा बना लेता था। ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई क्रिकेट खेलना तो अपने बैट ला रहा हो खरीद के, इतना महंगी बॉल ला रहा हो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था, सब आराम से खेलते थे, अभिमान की कोई गुंजाइश ही न थी, कोई किसी से घमंड नहीं करता था, सब आपस में मिलके खेलते थे। घर वाले बिगड़ रही हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। तो अब घर वाले बिगड़ रहे हैं, यानी कि अब बच्चे खेलते रहते सारे दिन, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, इसलिए जो घर वाले वो चिंता कर रहे थे, बिगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। पिताजी जो है चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। चौका क्या होता है, जैसे ये रसोई होती है, पहले क्या होता है रसोई खुली होती थी, जैसे एक बरामदा होता था, वहीं कोने पे चूल्हा रख लिया जाता था और जो पूरा बरामदा होता था उसे चौका कहा जाता था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि चौकियों पे पापा बैठ के रोटी खा रहे हैं और रोटियों पे अपना क्रोध उतार रहे हैं। ना नहाने की सुध है ना खाने की, गुल्ली है जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तो लेखक कह रहे हैं कि हम खेलने में इतने मगन हो जाते थे कि हमें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। ये गुल्ली है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम इसमें इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हमें ना तो खाने का होश रहता था ना नहाने का, किसी चीज का होश नहीं रहता था। जरा सी है ये गुल्ली पर इसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ शामिल है। जैसे एक बच्चे को मिठाई खा के कितना मजा आता है, कितनी मिठास लगती है, ऐसा लगता है और खा लो। ऐसे ही कवि कह रहे हैं, इसमें लेखक कह रहे हैं कि हमें गुल्ली से खेल के इतना मजा आता था कि ऐसा लगता था कि हमें सारी मिठाइयों की मिठास इसी में मिल गई है, सभी तमाशों का आनंद इसी में भरा हुआ, हर खुशी इसमें भरे हुए है खेलने में। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये प्यारा सा चैप्टर, ये कहानी लिखी है आपकी प्रेमचंद जी ने, और ये कहाँ से लिखी है, रत्न सागर प्रकाशन से प्रभात। ठीक है, तो इसके जो भी कठिन शब्द थे हमने चैप्टर के बीच में ही कर लिए। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। के लिए प्रश्न पहला है, लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे। तो जब रामलीला की तैयारी होती थी तो उसमें जो जो काम होते थे उसमें सबसे ज्यादा उत्साहित यानी सबसे ज्यादा आनंद उन्हें कौन से काम करने में मिलता था। तो फर्स्ट का आंसर देखो, लेखक रामलीला की तैयारियों में किसी पात्र का अभिनय करना, वेशभूषा पहनना यानी कि उनकी जो ड्रेस होती थी वो पहनना, मंच को सजाना, गीत भजन गाना, वाद्य यंत्र बजाना आदि कार्य सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे। प्रश्न दूसरा है, आपको लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी, वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी वो भी आपको बताना है। तो इसका आंसर देखो, लेखक का पुराने व भारतीय खेलों के प्रति जो लगाव है, लगाव की जो बातें हैं हमें वो सबसे अच्छी लगी। प्रश्न तीसरा है, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बताना है, खेलते समय बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे। तो थर्ड का आंसर देखो, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नियमों का पालन करें, जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का भी ना दें, खतरनाक जगहों पर ना खेलें, ऐसी जगह जहाँ पे गिरने का डर है, पत्थर रखे हैं बड़े बड़े तो वहाँ पे ना खेलें। ठीक है। प्रश्न चौथा है, लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या बातें करते होंगे। तो लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे रोजमर्रा की बातें, रोजमर्रा जैसे कि रोज के जो काम होते हैं उनके बारे में बातें करते होंगे, जैसे खाना क्या बनेगा, घर के खर्च, लेखक की पढ़ाई की चर्चा, गांव खेती आदि के बारे में बातें करते होंगे। नेक्स्ट है पार्ट से, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु कितनी थी। तो आपको बताना है लेखक का जो चचेरा भाई था उसकी आयु कितने ईयर्स का था वो। तो लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु 10 वर्ष थी। प्रश्न दूसरा है, लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया। तो लेखक ने अपने घर वालों की क्रोध का कारण उसका गुल्ली डंडा खेलना बताया, कि उसके जो घर वाले हैं इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि लेखक दिन भर गुल्ली डंडा खेलता है और उसको ना खाने की, ना नहाने की, ना पढ़ाई की कोई शुद्ध नहीं रहती। प्रश्न तीसरा है, लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखो, गुल्ली डंडा विलायती खेलों की तुलना में कम खर्चीला होता है। जो गुल्ली डंडा होता है वो बहुत कम खर्चीला होता है, पेड़ की टहनी तोड़ो फटाफट से गुल्ली डंडा बना लो। ठीक है। प्रश्न चौथा है, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है वो बताना है आपको।
तो इस पार्ट में लेखक ने अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में पढ़ने जाना, रामलीला की तैयारियां करवाना, गुल्ली डंडे से प्रेम, घर वालों द्वारा खेल को पसंद न किए जाने के विभिन्न अनुभवों को याद किया है। ठीक है, अब है समझ और अनुभव। इसमें प्रश्न पहला है, लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं। तो आपको पता है जैसे लेखक ने जो भी काम किए हैं, नंगे पैर जाना और परोली पे जो बिछोना होता है वो वैसा बिछोना और पेड़ पे चढ़ना, तो आपको बताना है आपने इनमें से कौन कौन से काम किए। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, जो भी काम आपने किया उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। तो इसका आंसर देखो, हम कागज की हवाई जहाज, नाव, पतंग, कठपुतली, गेंद, बोर्ड गेम और रामलीला का स्टेज आदि स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या आस पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लेते हैं, वो बताना है आपको। तो घर तथा पड़ोस की वस्तुएं जो खिलौने की तरह उपयोग की जा सकती हैं वो है, जैसे दादाजी की छड़ी हॉकी की तरह हम यूज करते हैं, गत्ते का डिब्बा उसका हम घर या कार बना लेते हैं, बोतल के ढक्कन से पहिए बना लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल से बॉल पिन बना लेते हैं, बॉलिंग पिन, चम्मच से ड्रम स्टिक बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा है, लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं? तो आपको बताना, जैसे लेखक थे ना, कुछ काम थे ऐसे जो बहुत खुशी से करते थे, भाग कर करते थे उस काम को। तो आपको बताना आप ऐसे कौन से काम है जो आपको करना बहुत पसंद है, जिन्हें आप बहुत खुशी से करते हैं। तो ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, ये आंसर आप खुद लिखेंगे। जो भी काम करने में आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, वो बताएंगे। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। जैसे फर्स्ट आपको दिखा रखा है, इसमें फैमिली है पूरी, ये कहीं जा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा भ्रमण करना अथवा इधर उधर घूमना। भ्रमण यानी कि घूमना। ठीक है, सेकंड है, चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज। ये चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज है। थर्ड है, काठ का चपटे और चौड़े सिरे का डंडा, जिसे थापी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो, ये होती है कौड़ी। जैसे चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, कौड़ी किसे कहते हैं, ये है वो कौड़ी। एक समुद्री कीड़े का खोल, जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। खोल क्या होता था, इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है, फिर वो कीड़ा निकल जाता है, बड़ा होने के बाद ये खोल रह जाता है, ऊपर का हिस्सा रह जाता है। तो इसे पहले एक मुद्रा की तरह, पैसे की तरह यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। गुणकारी और स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। मकई, चिवड़ा, भेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहती हों, किसी न किसी रूप में चबाते हैं। तो यहाँ पे चबेना किस किस को कहा है? मकई होती है, चिड़ा हुआ होता है, भेल होती है, भुने हुए दाने होते हैं, चाहे वो उसके मटर के दाने हो भुने हुए या चने हो। ठीक है, जैसे चना, मटर, मुरमुरे या हरा व उबला हुआ चना, इस तरीके जो चबा चबा कर खाई जाती है वो सामग्रियाँ। कई प्रकार की कचरियाँ होती हैं, कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये भी चबेनों का ही हिस्सा है। तो ये जो कुरकुरे होते हैं आप खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ये भी एक हिस्सा है चबेना का। लेकिन ये घरेलू काम वे सामान्यतः बाजार से मिलने वाले उत्पाद हैं, जिनमें स्वाद तो होता है लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। तो ये चबेने की तरह इन्हें बोला तो जाता है, ये घर पे नहीं बनाई जाती है, बाजार से बने बनाए खरीदे जाते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने लाभदायक नहीं होते, इन्हें खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बनाया जाता है चना चबेना। देखो यहाँ पे बनाने का भी बताया कैसे बनेगा। देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती है। तो ये सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली प्रकार भून लिया जाता है।
भूनने के बाद उसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इनसे चना चबेने का स्वाद और बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो जैसे हम पूरे दिन भर में सूखे मेवे, दाल चपाती, सूप, फल सब्जियां, सलाद, इडली चटनी, दूध, दही, नींबू पानी, ये सब खाते हैं। आप अगर कुछ और खाते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए जानिए। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग, यानी कि एक पूरा दिन है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लो, इसका ये चौथा भाग होता है एक पहर। तो भाग का 3 घंटे का समय, यानी कि एक पहर होता है आपका 3 घंटे का, 3 आवर्स का। एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं? अब आपको बताना है एक पूरे दिन रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं। तो एक पूरे दिन रात में 8 पहर होते हैं। एक दिन 4 पहर, एक रात 4 पहर, टोटल हो गए आपके कितने? 8 पहर, यानी कि 3 घंटे का एक, फिर 3 घंटे, यहाँ पे भी 3 घंटे, यहाँ पे भी 3 घंटे, फिर कितने हो गए? ये हो गए टोटल 12 घंटे। और एक बार में कितने होते हैं? जो हमारी घड़ी होती है 12 घंटे तो होते हैं एक बार में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8 पहर हो गए। तो 1 2 3 4, एक पहर तो ये हो गया। अब आपको पता है एक तो दोपहर के 12 बजते हैं, एक रात के 12 बजते हैं। ठीक है, फिर से ये 4 बार और लेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 बार हो गए ना, 3 घंटे। तो इस तरीके से कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिन के 4 पहर दर्शाए गए हैं। आप इन पहरों में क्या क्या करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। अब आपको नीचे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे आप सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। फिर 9 बजे से 12 बजे तक आप क्या क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। फिर 12 से 3 बजे तक आप कौन से काम करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर 3 से 6 बजे जो जो काम आप करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है आपको। जैसे सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक हम लिख सकते हैं नींद से जागना, फिर टहलना, ब्रश करना, स्नान करना यानी नहाना, प्रार्थना करना और नाश्ता करना। फिर 9 से 12 बजे तक हम करते हैं विद्यालय को पहुंचना, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, गतिविधियां करते हैं, वहाँ पे अध्यापक या अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं, फिर खाना खाते हैं और खेलते हैं। फिर 12 से 3 बजे तक हम घर लौटते हैं, स्कूल से यूनिफॉर्म बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, थोड़ी देर आराम करना या सोते हैं और माँ से बातचीत करते हैं। फिर 3 से 6 बजे तक हम करते हैं गृह कार्य, स्कूल का जो होमवर्क होता है वो करते हैं, अगले दिन का स्कूल बस्ता जमाते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं, मनपसंद रचनात्मक कार्य करते हैं, बाहर जाकर खेलते हैं, पालतू जानवर या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताते हैं। ठीक है, ये सबका अलग अलग हो सकता है, आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ और करते हैं इस समय के बीच में तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब है तमाशा। गुल्ली है जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा का अर्थ होता है वह दृश्य जिसे देखने से मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे दिए गए नामों को पढ़िए, इनमें से कौन कौन से तमाशे आपने देखे हुए हैं उन पर घेरा बनाइए। तो आपने जो जो देखा उस पर आप सर्कल लगाएंगे। जैसे पहला है कठपुतली का खेल, अगर आपने देखा है तो आप उस पर सर्कल लगा दीजिए। रंगमंच, आपने रंगमंच पे कोई नाटक होते देखा है तो उस पर आप सर्कल लगा सकते हैं। बाइस्कोप, इसमें आपने अगर देखा हो, जैसे मेले वगैरह में अगर आप गए हो तो वहाँ पे ये रखा होता है, यहाँ पे देखा हो तो आप उस पर सर्कल लगा सकते हैं। कोई करतब आपने देखा हो सर्कस वगैरह में तो आप इसमें सर्कल लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामलीला। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास या स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। तो आप स्कूल में रामलीला दिखा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो दिखानी है, कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं जिसे हम पढ़ते हैं। आप विद्यालय की वर्दी में भी रामलीला का मंचन कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। जो स्कूल की ड्रेस है ना, आप उसमें भी बैठ के उसमें भी रामलीला कर सकते हैं। पूरी रामकथा का मंचन संभव ना हो तो प्रत्येक कक्षा या समूह भिन्न भिन्न दृश्यों को प्रस्तुत कर सकता है। जैसे रामलीला है तो बहुत दिन चलती है, बहुत बड़ी है, तो पूरी अगर आप ना दिखा सकते तो अलग अलग कक्षा में भी समूह में ये काम कर सकते हैं। आप अपने संवाद स्वयं बना सकते हैं। जो भी रामलीला अगर आप करेंगे उसमें जो बोले जाएंगे, जो डायलॉग होंगे वो आप खुद लिख सकते हैं। इस कार्य में आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं।
पुस्तकालय में आपको मिल जाएंगे डायलॉग, संवाद, क्या क्या बोलना है। अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बात। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। विलायती यानी कि विदेशी चीजें। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती यानी कि बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब तथा सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब तथा सामान संज्ञा शब्द है। अब आपको पता होना चाहिए, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपने संज्ञा पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखिए। अब आपको पाठ में से विशेषण और संज्ञा शब्द लिखने नीचे। सबसे पहले है विलायती, तो संज्ञा शब्द हम लिख सकते हैं। विलायती क्या है? खेल है। टूटा घर, सारी बातें, चचेरा भाई, 8 साल, छोटे मोटे काम। ठीक है, इधर है सारे विशेषण, वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। कावेरी को कबड्डी खेलते हुए चोट लग जाती है। उसकी मित्र नीलोफर सभी से प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है, लेकिन वह किसी के पास भी नहीं थी। कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है और उसमें रखी हुई वस्तुएं तथा दवाइयों के बारे में बताती है। तो आपके स्कूल में भी कभी आपको चोट लगी होगी तो इस तरीके का एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जिसमें आपको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि अगर आपको चोट लगे है, खून निकल रहा है, तो उसको रोका जा सके। अब आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली उन वस्तुओं और दवाइयों की एक सूची बनाइए जिनके बारे में नीलोफर ने सभी को बताया होगा। आप भी अपने लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों तथा अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। अब आपको वो सामान लिस्ट बनानी है जो जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली कुछ वस्तुओं की सूची है। जैसे उसमें पट्टियाँ रखी जाती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, बीटाडीन होती है, पैरासीटामोल या डोलो गोली होती है, दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, सिट्रीजिन होती है, बैंड एड होता है, ORS पाउडर, कीटाणुनाशक लोशन, रुई, थर्मामीटर, कैंची आदि सामान जो है फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके खेल। ऐसे अनेक खेल आप भी सभी खेलते होंगे जिनमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, रेखा खींचकर उनके सही नामों से मिलाइए। अब एक तरफ दे रखे है खेल का चित्र और एक तरफ है खेल का नाम। सबसे पहले क्या है? यह है इकड़ी दुकड़ी, यहाँ पे मिला सकते हैं। ये क्या है? ये है लट्टू, इसको यहाँ पे मैच करा। ये है पतंग उड़ाना, और सबसे नीचे क्या दिखा रखा है? कबड्डी का खेल। ठीक है, ये होगा यहाँ पे मैच। अब है आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है, तथा यह भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन खेलों को क्या कहा जाता है। अब कैसे खेलते हैं ये आप अपनी क्लास में चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने दोस्तों वगैरह से, और इन खेलों को आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो बताएंगे। जैसे कबड्डी को हुतुतु भी कहा जाता है, चेड़ू डुग्गू, इकड़ी डुकड़ी, हॉप स्कॉच होता है, लट्टू, बम्बारम और पतंग, गुड्डा गुड़िया आदि नामों से इन्हें बुलाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, उन आनंदमयी खेलों की एक सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ खेल सकते हैं। आप इस कार्य में मित्रों, शिक्षकों, अपने अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। दिव्यांग क्या होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जिनको कोई दिखाई नहीं देता, कुछ डिसेबिलिटी हो, या वो पैर से चल नहीं सकते, या उनका एक हाथ नहीं है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी उन बच्चों में होती है। तो आपको बताना है कि ऐसे बच्चों के साथ आप कौन से गेम खेल सकते हैं। तो हम उनके साथ लूडो खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेल सकते हैं, पजल खेल सकते हैं, गेंद को पकड़ना एक जगह बैठ के, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आदि खेल हैं जो ऐसे हम उनके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, अब है अपने पुस्तकालय में जाकर प्रेमचंद की लिखी कहानियां पढ़िए और कक्षा में उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो जो प्रेमचंद थे एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। ठीक है, तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे, स्कूल की लाइब्रेरी में, उनने जो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं वो जाके आप उनकी किताब ढूंढ सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं, और पढ़ के अपनी क्लास में आपको उनके बारे में डिस्कशन भी करना है, चर्चा करनी है। नेक्स्ट है इन्हें भी जानिए। सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये है,
ठीक है, सबसे तेज तैरते हैं वो। पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाला ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो दिव्यांग बच्चे खेलते हैं उनके लिए पैरालंपिक बोलते हैं इन्हें, और वैसे जो नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वो क्या होते हैं, ओलंपिक गेम्स। पेटकर भारतीय सेना के एक जवान थे। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई गोलियां लगने के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1965 में, 1965 में, तो क्या था, ये इनके कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, ये ठीक थे बिल्कुल, ये एक फौजी थे, सेना में थे, लेकिन कई गोलियां लगने के कारण इनको क्या हो गया था, पैरालाइज हो गए थे ये। उन्हें चिकित्सकों ने सलाह दी कि वे तैराकी शुरू कर दें। ठीक है, चिकित्सकों की सलाह से उन्होंने तैराकी शुरू कर दी। कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में से भी वो खेलों में बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरलीकांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से ही कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये थे वो, और यहाँ पे भी उनकी पिक्चर दिखाई गई है, दिख रहे हैं ये सब। तो उन्हें ये भी पसंद थे, क्या क्या गेम पसंद थे उन्हें, एक तो हॉकी भी पसंद थी, कुश्ती भी पसंद थी। ठीक है, तैराकी में प्रवीणता ले ली उन्होंने, यानी बहुत अच्छी तैराकी करने लगे। वे 1972 के हाइडेलबर्ग पैरालंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिव्यांग तैराक बने। उन्होंने एक स्वर्ण पदक, सोने का सिक्का भी दिलवाया अपने जीत में। तत्पश्चात 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। ठीक है, पद्मश्री क्या है, एक बहुत बड़ा सम्मान है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब नीचे है पता लगाइए, अब आपको इनके बारे में पता लगाना है। अब आप चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। इसके लिए आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों, अन्य स्रोतों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये कौन है जो पिक्चर में दिखाई गई है, तो देखो चित्र में दिखाई गई इस प्रसिद्ध पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम है शीतल देवी। ये भारत की एक पैरा आर्चर यानी कि तीरंदाज है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 2007 को। इनका जन्म स्थान है जम्मू कश्मीर, भारत में। खेल कौन सा है, तीरंदाजी खेलती हैं। इनकी उपलब्धियां हैं, पैरालंपिक खेल पेरिस खेला है इन्होंने, जिसमें उन्हें कांस्य पदक मिला है 2024 में मिश्रित टीम में, यानी कि बहुत सारी टीम्स थी उसमें। विश्व चैंपियन प्लेजन में उन्हें रजत पदक मिला है 2023 में। एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक में स्वर्ण पदक मिला है 2023 में, रजत पदक 2023 में एक व्यक्ति में। एशियाई पैरा खेल में हांगझो में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है 2022 में, रजत पदक मिला है 2022 में। पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2023 में मिल चुका है। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट्स इनको मिला है, और विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज ये कहलाई गई हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने ये पता लगाया। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।